संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं श्वेता नरेश आंटी को। श्वेता आंटी, आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को शत शत प्रणाम। गुरु जी की संगत को मेरा नमस्कार और विक्रम अंकल और बाकी सब ऑर्गेनाइजर को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ जर्नी हम सबकी छोटी बड़ी जैसी भी है, पर बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस वाली जर्नी है। सबकी जर्नी में अलग अलग उतार चढ़ाव है। पिछले 15 महीने से हम सब एक दूसरे के साथ ये चीजें शेयर करते हैं और बहुत सी नई चीजें हम सीख रहे हैं। गुरु जी के सत्संग को मुझे नहीं पता आज किसके कारण से मुझे यह आज्ञा मिली। आज दरबार लगाया हुआ था, उसमें जैसे ही जोत जली तो एक फोन बजा, अननोन नंबर था और क्योंकि जोत जला चुके थे, वाणी शुरू हो गई थी, मुझे लगा अभी नहीं उठाती। फिर पता नहीं क्या लगा कि चलो उठा लो, कोई अर्जेंट हो सकता है। जैसे ही फोन उठाया, आवाज आई, मैं विक्रम अंकल बड़े मंदिर से बोल रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी। एक घबराहट सी हुई कि सत्संग इधर भी करना है उधर भी करना है, बट विक्रम अंकल ने एक ही बात बोली, आंटी इसमें क्या है, आप दरबार में बैठे हैं, दरबार में बैठे बैठे ही सत्संग कर लीजिएगा। शुक्राना गुरु जी। आज इस आंटी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। हेलो। यस। हाँ सॉरी अंकल, कॉल आ गई थी। जय गुरु जी। आज मैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ इस फिजिकल फॉर्म में कैसे शुरू की वो एक्सप्लेन करूंगी। संगत जी, बचपना कह दीजिए, नादानी कह दीजिए, या कुछ कुछ बेवकूफियां हम सब करते हैं जब तक हम गुरु जी की दरबार में नहीं आए होते, शरण में नहीं आए होते और शरण में आने के बाद समझ तक नहीं पहुंचे होते। तो मैं वो बचपने की और नादानियों के कुछ एक्सपीरियंसेस आप सबके साथ शेयर करूंगी गुरु जी की आज्ञा से और उनकी ब्लेसिंग से। संगत जी, मैं एक कॉमन मैन, एक मिडिल क्लास इंसान, सेल्फ मेड फैमिली की पर्सन थी। बचपन से ही जो गुरुजी हमें समझाते हैं उससे ज्यादा समझ थी मेरे में कि मैं एक पढ़ी लिखी, एक फेयर डील वाली, नॉर्मली लोगों की हेल्प करने वाली और सेल्फ मेड ह्यूमन बीइंग हूँ। तो मुझे किसी गुरु की क्या जरूरत है। हाँ, मैं ईश्वर में विश्वास करती थी और वो भी भोलेनाथ के नाम से, शिव जी के नाम से, बट ह्यूमन बॉडी में भगवान हो सकता है ये समझ नहीं थी और ना ये बिलीव पे मैं बिलीव करना चाहती थी। मैं बड़ी ईमानदारी से दरबार में ये बात मान रही हूँ कि मैं बिल्कुल ह्यूमन बॉडी में भगवान आ सकते हैं नहीं मानती थी और थोड़ा बहुत मैं उस चीज को पसंद भी नहीं करती थी और कोई जाता था किसी गुरु के पास तो मैं उसे रोकना ही चाहती थी। जैसे आ गया जो जर्नी थी। तो संगत जी, हम सबको मालूम है जब गुरुजी एम्पायर एस्टेट में बैठते थे तब की बात है, मेरी सिस्टर के बॉस वहां जाते होंगे। एक बार वो मेरी सिस्टर को वहां ले गए, छोटी सिस्टर को, और उस वक्त संगत जी हम इतने डेयर नहीं होते थे या हमें इतनी खुली आज्ञा गुरुजी से नहीं मिली हुई थी कि कोई भी किसी को भी उनके दरबार में ले आए जब तक कि गुरुजी खुद नहीं बोलते थे या कोई सेवादार से आज्ञा नहीं दिलाते थे। तो ये बात है सन 2000 की, जब मैं गुरुजी से पहली बार मिली। उससे 1 साल पहले से मेरी सिस्टर मुझे बहुत बार बोल चुकी थी कि तुम चलो, एक गुरुजी हैं वहां चलते हैं। बिकॉज संगति, आई वाज सफरिंग फ्रॉम अल्सरेटिव कोलाइटिस। आजकल ये बीमारी काफी कॉमन हो गई है, लेकिन उस टाइम ये बीमारी इतनी इंडिया में कॉमन नहीं थी। जो भी डॉक्टर देखता था, गैस्ट्रोन्टरोलॉजिस्ट, वो यही कहता था ये तो अमेरिकन बीमारी है, तुमने कैसे पाल ली।
और इसकी दवाइयां वगैरह भी ऐसी थी जो मुझे सूट नहीं कर रही थी। तो अल्टीमेटली मुझे जब पीक सीजन आता था, जब सीवियर हो जाती थी ये प्रॉब्लम, तो मुझे स्टीरॉइड्स पे रख दिया जाता था। अब 2000 जून का मंथ था, पीक पे टाइम चल रहा था। संगत जी, मेरा ये हाल था कि मैं कुछ भी खाती थी तो वॉशरूम जाती थी और मुझसे डाइजेस्ट नहीं होता था, और पूरे दिन में आधी एक चपाती खा ली या थोड़ा सा कुछ खा लिया, अदरवाइज या तो वॉमिट होता था या मोशन पास हो जाता था। अब उस टाइम में गर्मियों की छुट्टियां थी, मम्मी के घर आई हुई थी। एंड संगत जी, आजकल तो हमें पता है बिजली की जाती ही कम है, बट उस टाइम में बिजली बहुत जाती थी, और हम लोग के घर में इन्वर्टर्स जो होते थे बहुत लिमिटेड सप्लाई करते थे, और बिजली उससे ज्यादा आ जाती थी। तो मुझे यही प्रॉब्लम होती थी, थोड़ी भी गर्मी हो एंजाइटी हो जाती थी, वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती, सफोकेशन होनी शुरू हो जाती। मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत बार बोला था, एक बार वहां चल के देख, तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बट मैं जिद में कि ऐसा क्या होगा, मैं अच्छा काम करती हूँ, किसी जरूरतमंद की हेल्प करती हूँ, ईमानदारी से अपनी लाइफ जी रही हूँ, मैंने कोई चीटिंग नहीं की है, मैं प्रॉपरली टाइम पर भगवान की पूजा भी दिन में एक आध बार कर लेती हूँ, उन्हें प्रेयर भी कर देती हूँ और पॉजिटिव रहती हूँ। तो उसके बाद मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली ये 2000 की बात है, जून में मेरी सिस्टर उस दिन मेरे घर रात को आई, मम्मी के घर मैं गई हुई थी, वहां पे आई, वहीं रहती थी। शी सेड तो उठ, अभी चल मेरे साथ। आई सेड मैं कहीं नहीं जा सकती, और तुम कहाँ ले जा रहे हो, वहां पे मुझे हर आधे घंटे में वॉशरूम जाना होता है, मैं गाड़ी में बैठ के नहीं जा सकती। शी सेड नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा, और वो मुझे जबरदस्ती ले गई। संगत जी, उस टाइम हम लोग सूर्यनगर विवेक विहार की साइड रहते थे। विवेक विहार से अनेरिया मोड़, अनेरिया मोड़ से एम्पायर एस्टेट, घंटा डेढ़ घंटा रास्ता लगता था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, पानी पीते ही जो पर्सन वॉशरूम भागता है, मैं उसके साथ गई, बस एक चीज पूछी थी, मुझे ये बता दे कि वहां पे वॉशरूम तो अवेलेबल होगा। और हम में से जो भी एम्पायर स्टेट गए हैं, हमने देखा था शुरू में जहां गुरुजी दरबार पे बैठते थे उसके सामने ही, किचन के सामने एक वॉशरूम हुआ करता था, जहां पे सबके बीच में हमें उस वॉशरूम को यूज करना पड़ता था। तो ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। पॉइंट इज दिस कि मैं ये कॉन्फिडेंस लेके कि वहां वॉशरूम होगा, और क्यों, क्योंकि जब सब डरों से हार गए, डॉक्टर, स्टीरॉइड्स, मेडिसिन, सारी पढ़ाई लिखाई सब फेल हो गई, तो मुझे लगा चलो शायद ये गुरु ही कुछ कर देंगे। वो होता है जब कोई सहारा नहीं तो डूबते को सहारे की तरह मैं वहां पहुंची। संगत जी, जैसे ही हम एम्पायर स्टेट आए, एंट्री में गए, मेरे लिए सब नया था। एक तो सबसे पहली चीज ये नई थी, ये कौन से गुरु हैं भाई, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग कौन से गुरु हैं भी नहीं बोला था, जय गुरु जी, ये कौन सा गुरु है बोला गया था, अंदर से ही आवाज आई थी। जो रात को बुलाते हैं, क्योंकि जनरली जो संगत लगती थी या गुरु होते थे वो दोपहर के टाइम होते थे, 9 से 12, 5 से 7। तो चलो हम पहुंचे वहां पे। वहां पे जैसे ही अंदर गए, एंट्री करते ही, सीढ़ी से नीचे उतरते ही, हम सबको पता है कि हम क्या कहेंगे, कि कोई गुरु होगा, चोला में होगा, भगवे कपड़े होंगे, दाढ़ी होगी। बट एंटर करते ही सीढ़ी से मुड़ते जो नजर सामने गई, वाओ, इतना ब्यूटीफुल, प्योर वाइट, और इतनी खूबसूरत कपड़ों में, ये कैसे गुरु हैं। बट मेरी सिस्टर ने मुझे यही बोला था, क्योंकि मैं वाई एंड हाउ में बहुत बिलीव करती थी, डिबेट्स में बहुत पार्टिसिपेट करती, रीजनिंग्स के लिए मैं हमेशा रेडी रहती थी। तो उसने मुझे पहले ही बोला था, कुछ मत बोलना, चुपचाप जो बाकी लोग करेंगे फॉलो करना। वो पीछे पीछे, मैं आगे आगे, सब लोग आगे बढ़े। संगत जी, हमने गुरुजी को माथा टेका। माथा टेकने में मुझे कभी कोई ऐसा ईगो हैसल कभी भी नहीं आया था, हमसे कोई भी बड़ा है तो हम सर झुका लेते हैं। माथा टेका, कोई भाव ऐसा ज्यादा नहीं था। पहली बार संगत जी, मुझे ऊपर जगह मिली बैठने के लिए, सीढ़ियों के पास ऊपर आते ही सीधा बिठाया गया। मेडिटेशन की वाणी चल रही थी, बहुत स्लो चलती थी, बहुत तेज नहीं चलती थी। वहां पर बैठे हुए थे, सिस्टर भी ऊपर आई, शी सेड चुपचाप से वाणी सुनते रहना और चुप रहना, कुछ मत बोलना। उसको यही डर था कि मैं कहीं ना कहीं डिबेट या आर्गुमेंट शुरू कर दूंगी।
संगत जी, हम लोग वहां बैठे थे। मेडिटेशन में भी बस यही था कि अगर ये सही गुरु हैं और मैं शिव जी को मानती हूँ, मैं उस वक्त भी ओम नमो शिवाय प्रेयर कर रही थी कि अच्छी जगह पर आए हैं तो प्रेयर तो करनी है, जब बैठे भी हैं तो। बट मुझे लगा अगर वो भी गुरु हैं और वो पहचानते हैं तो उन्हें समझ आ रहा होगा कि मैं प्रेयर कर रही हूँ और मैं अच्छा इंसान हूँ, तो वो मेरे को ब्लेस कर देंगे। नीचे आए संगत जी। संगत जी, एक पॉइंट नोट करिएगा, अभी तक मैं वॉशरूम नहीं गई थी। 1.5 से 2 घंटा हो चुका था, जो मेरा सबसे बड़ा डर था उस वक्त। नीचे आए, बुलाया गया। उस वक्त गुरुजी अपने हाथ से सारी संगत को प्रसाद दिया करते थे। वो प्रसाद लेके हम बाहर जाते थे, एम्पायर एस्टेट थे, रोड पर खड़े होके हम वो प्रसाद फिनिश करते थे, फिर हैंड वॉश करके हम वापस आते थे। तो संगत जी नीचे गए, बारी आई, सिस्टर ने पीछे से, उसकी कमेंट्री चल रही थी सिंपल सी कि जो भी मिलेगा चुपचाप से खा जाना, कुछ रोकना नहीं, कुछ बोलना नहीं। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव, जब मैं आगे आई गुरुजी के हाथ से मोतीचूर का बड़ा वाला लड्डू, जो 200-250 ग्राम वाला बड़ा होता है, वो लड्डू उन्होंने मेरे हाथ में दिया। दोनों हाथ भर के मैंने वो लड्डू लिया एंड शी सेड सीधे बाहर निकल जा, आवाज मत करियो। सीधा पुश करके हम बाहर आए। संगत जी, 5-10 ग्राम की रोटी नहीं खाई जा रही थी मेरे से, और शी सेड ये लड्डू आपने यहीं पे खाना है। तब मुझे ये वर्ड पहली बार नहीं समझ आया था कि यहाँ खाया तो दवाई है, घर जाके खाया तो मिठाई है। इसकी ना वैल्यू पता थी, ना मतलब पता था, ना सेंटेंस पता था। बट क्यों? क्योंकि सिस्टर लेके आई थी, उसको उनके बॉस से आज्ञा मिली थी, और वो गुरुजी का आदेश था कि गुरुजी ने उनको बोला था कि सडले जनु सडना, और उन्होंने बोला था, मेरे माइंड में आपकी सिस्टर का ही ध्यान आया था कि वो बहुत बीमार रहती हैं। संगत जी, 1 साल लगातार गुरुजी का इनविटेशन था। नादान नहीं कहूंगी मैं, अज्ञानी भी नहीं कहूंगी, बचपना भी नहीं कहूंगी, बेवकूफी थी। आंटी प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। सभी को फोन करो ना कि मैं मीटिंग। जय गुरु जी। अंकल अनम्यूट हो गया? जी आंटी। सॉरी अंकल, वो बेटे का ना बाहर है, फोन आया था बार बार बीच में। जय गुरु जी। इसका भी एक सत्संग है, अभी वो भी मैं शेयर करूंगी। तो संगत जी, वो लड्डू प्रसाद मैंने उस वक्त वो जबरदस्ती खाया, मुझे नहीं पता मैंने कैसे खाया, जो पिछले 3-4 महीने से 250 ग्राम पूरे दिन में, क्या 4 जने एक प्लेट में खा रहे हैं। संगत जी, एंट्री के टाइम पर सबसे बड़ी बात ये देखी हमने कि मुझे पहले तो ये लगा ये कैसी जगह आ गए हैं। मैं किसी पॉलिटिशियंस में इतना इंटरेस्ट नहीं रखती थी, ना रखती हूँ, पर मुझे उनकी फेसेस भी पता नहीं होते थे। तब मीडिया और फेसबुक वगैरह भी इतना नहीं था। बस एक मेनका गांधी जी को मैं पहचानती थी, जिनको मैंने वहां बैठे देखा, और कुछ इस तरह के लोग जो फुल ऑफ डायमंड्स एंड ज्वेलरी, एलीट क्लास वाले स्टाइल के लग रहे थे। तो मैं यही सोच रही थी कि कहाँ आ गए यार, ये जगह मेरे लिए तो है नहीं, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, यहाँ पे कौन से दरबार में ये ले आई है, यहाँ हम कैसे खप पाएंगे। मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्यों बुलाया था, कैसे चूज किया था, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आज तक नहीं मिला है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो आज की डेट में मेरे मन में है, जिसका आंसर गुरुजी से मैं पूछती हूँ, और कोई क्वेश्चन, कोई व्हाई एंड हाउ मेरे माइंड में अब नहीं रहा है। बट यही क्वेश्चन है कि मुझ में ऐसा क्या था गुरु, जो तुमने मुझे अपने दर पे बुलाया, और अगर बुलाया है तो इस लायक रखना कि मेरा भी मान रहे, आपका भी मान रहे, और संगत का भी मान रहे। जय गुरु जी। हाँ संगत जी, तो हम आए, बैठे। संगत जी, अल्सर सीवियर था, मसाले बंद थे, खाना बंद था, लेकिन वही जो गुरु जी का जादू है, तीखी मुझे सब्जियां याद नहीं है आज भी,
लेकिन ये याद है कि उसमें खूब सारी चटनी थी मिर्ची की, और वो बोला गया था इसको खाना है, फिनिश करना है। 200-250 ग्राम का लड्डू, ऊपर से 2 चपाती, इतनी सारी सब्जी। और तब गुरुजी के जो लंगर प्रसाद आता था उसमें भी 4 बर्फी या 4 लड्डू जरूर होते थे, छोटे वाले। हलवा प्रसाद अब मिलता है, पहले लंगर प्रसाद में जनरली लड्डू या इमरती या मिठाई हुआ करती थी कोई। और पहले गुरुजी भी मीठा बांट देते थे। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा था कि मैं इतना कैसे खाऊंगी और कैसे डाइजेस्ट करूंगी, कहीं वॉमिट ना आ जाए। बट संगत जी, क्योंकि वो सिस्टर गुरुजी की, यू कैन से के मैसेंजर या सेवादार बन के आई थी, जो मुझे पुश किए जा रही थी, बिकॉज उसको पता था मैं बहुत आर्ग्यूमेंट करती हूँ, हर बात पे जिद करूंगी। दीदी चुप रहना और खाते जाना। खत्म किया वो प्रसाद, हाथ धोए, वापस आए, गुरुजी से फिर से आज्ञा ली और बाहर गाड़ी में आके बैठे। संगत जी, जैसे ही हम वापस आए हैं, सिर्फ एक बार मैं वॉशरूम गई, वो भी जैसे नॉर्मल पर्सन 5-6 घंटे में जाता है। वापस आए, कोई टेंशन नहीं हुई। वापस आए, घर आए, रास्ते में पता चला कि लाइट्स ऑफ हैं। 2 घंटे से लाइट 3 घंटे से गई हुई है। इन्वर्टर तब चलते थे 5-6 घंटे, अगर आप पूरे घर के चला दो लाइटें। मुझे लगा अब तो बेटा तेरी हालत खराब होगी, इतना खाना खाया है, मिर्ची वाला खाना खाया है, और तू इतनी देर से वॉशरूम नहीं गई है, और तुझे वॉमिटिंग आएगी। मतलब आई वॉज रेडी टू डू ऑल दीज थिंग्स, बट कुछ नहीं हो रहा। आई डोंट नो क्या था, बट क्योंकि जैसा कि गुरुजी बोलते हैं कि दिमाग जूतों के साथ छोड़ के आओ, बट तब तो समझ थी नहीं, दिमाग तो साथ चलता था और बहुत तेज चलता था। रात को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं आराम से सो गई। मैं ये नहीं कहूंगी कि रातों रात बीमारी खत्म हो गई, लेकिन वो जो हावी था, एकदम से पीक था, वो कंट्रोल हुआ। दिमाग ने एक जवाब दिया। संगत जी, सॉरी गुरु जी, माफ कीजिएगा, आज कहते हुए भी शर्म आ रही है और अपनी नादानी पे हंसी भी आ रही है, और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पे और विश्वास बढ़ रहा है कि दिमाग ने ये बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, पक्का इन्होंने ना इसमें स्टीरॉइड्स मिलाए होंगे खाने में, तभी तुझे डाइजेस्ट हो गया। बिकॉज हेवी स्टीरॉइड से आपकी प्रॉब्लम्स एकदम से कंट्रोल हो जाती हैं। तब स्टीरॉइड्स के बारे में हम लोग इतना नहीं जानते थे, कॉमन लोग। बट आज तो जो गुरुजी बोलते थे कि माड़ा वक्त आएगा, बुरा वक्त आएगा, और कोरोना के बाद तो सबको स्टीरॉइड्स का मतलब पता चल गया है। तो उस वक्त इतना पता नहीं होता था, बट मैंने क्योंकि यूज की थी तो मुझे पता था। बट देन दिमाग ने फिर लॉजिक दिया कि वो खाना तो 10 साल का बच्चा भी खा रहा था, 5 साल का बच्चा भी खा रहा था, 80 केजी के वेट का भी खा रहा था, 40 केजी के, क्योंकि स्टीरॉइड्स में ये होता है अपने बॉडी वेट से ज्यादा ग्राम्स का नहीं दे सकते आप। ये जो मेरी कॉमन सेंस थी, नॉलेज थी रिगार्डिंग स्टीरॉइड्स। तो फिर मेरे माइंड ने जवाब दिया कि वो ऐसे कैसे खिला सकते हैं स्टीरॉइड सबको होलसेल में, कि किसी का वेट कितना है, रिएक्शन भी तो हो सकता है। मतलब संगत जी, जितने गंदे आइडिया होते थे वो सब आते रहे, उल्टे सीधे ख्याल, और गुरुजी मुस्कुराते रहे जैसे अब मुस्कुरा रहे हैं। चलो अंडर कंट्रोल थोड़ा बहुत हो गया, थोड़ा दिमाग चलता रहा। संगत जी, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, ये जून का मंथ था, जुलाई में, अगस्त में, अगस्त बिगनिंग था, जुलाई एंड था। बर्थडे का तब तक मुझे नहीं था पता गुरुजी के, वो निकल गया। अगस्त के महीने में मैंने अपने हस्बैंड को ऐसे ही बोला, थोड़ा सा कंट्रोल में था, कि गुरुजी के पास मैं गई थी, बताया तो था मैंने उन्हें, तो आप भी चलोगे? तो कहते हैं, मेरे हस्बैंड इस तरह से हैं कि जहां बोलोगे वहां मत्था टेक देते हैं, जहां बोलोगे वहां पे श्रद्धा हो प्रेयर कर लेते हैं, वो हर जगह पर हाथ जोड़ लेते हैं, मत्था टेक लेते हैं। मैं हर जगह पर लॉजिक्स बहुत लगाती थी, बस शिव बाबा में मेरी थी श्रद्धा, उसको मैं नहीं छोड़ती थी। बचपन से शिव जी करा था, जो सीखा था, और उनके लिए मैं प्रेयर हमेशा करती थी। उन्होंने बोला हाँ चलेंगे। संगत जी, अब एक छोटा सा बचपना बता रही हूँ, जो एक सेल्फ मेड मैन के या सेल्फ मेड पर्सन की होती हैं डिजायर्स। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी जरूरतें, छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, वही यहाँ पे मैंने दिखाई। वहां गए, उन दिनों में संगत जी हमारे पास फिएट कार थी, एंड जैसे कि हम सब जानते हैं, फिएट कार थोड़ी पुरानी हो जाए तो डिस्टेंस पे तंग करती है।
तो पश्चिम बिहार से एम्पायर एस्टेट जाना था। अंधेरा सड़कें थी, अभी तो सड़कें और लाइट बहुत अच्छी हो गई है, तब बहुत अंधेरा होता था और फील्ड में जाते हुए मुझे थोड़ा डर लगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, उन दिनों में मारुति वैन नए नए आए थे, तो मैंने उनको ये बोला कि हम ना गाड़ी किराए पे लेके जाएंगे विद ड्राइवर, क्योंकि बहुत मुश्किल होगा रात को अगर गाड़ी कहीं रुक गई तो, उधर तो बिल्कुल अंधेरा है और जंगल है। ठीक है, गाड़ी ली हमने, गए। संगत जी अंदर गए, जाकर के जैसे होता है मत्था टेका गुरु जी को, मत्था टेक करके आप बिलीव नहीं करेंगे, इससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। इतनी दूर से चल के आए हैं, मत्था टेका है। मत्था टेकते ही जो मेरे मन में ख्याल था, मैंने कुछ मांगा नहीं था, बट मत्था टेका था और ये सोचा था कि चलो जा रही हूँ, सब कह रहे हैं ये बहुत पावरफुल हैं, तो शायद ये मेरे को ठीक कर दे। मत्था टेकते टेकते मैंने यही बोला कि गुरुजी आज तो मैं आ गई हूँ, बट ये बड़ा एक्सपेंसिव सौदा पड़ेगा। सॉरी संगत जी, टिपिकल आंसर था, क्वेश्चन था कि दैट टाइम दैट कार वाज ऑन रेंट फॉर 500 रुपीज और 2000 में काफी अमाउंट होता था एक सर्विस क्लास के लिए, 500 रुपीज पर विजिट का देना। तो मैंने मथा टेक के बोला गुरुजी जो भी है, आई हूँ आज मैं, लेकिन ये तो बहुत महंगा सौदा पड़ेगा आपसे मिलने का कि 500 एवरी टाइम आई कांट स्पेंड। कुछ नहीं मांगा था मैंने संगत जी, मथा टेक के। वो ख्याल उस दिन मेरे दिमाग में चलता रहा था कि यार ये महंगा पड़ेगा, ऐसे कैसे आएंगे इतनी दूर हम हर बार रेंट दे करके, और फील्ड में मैं नहीं आऊंगी। वापस आ गए हम। इतने में मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि श्वेता तू यहाँ किसी को जानती है? मैंने कहा नहीं, मैंने तो किसी से बात भी नहीं की थी जब पिछली बार भी आई थी। तो ही सेड मुझे यहाँ पे एक अंकल ने रोका, एंड ही वाज सिंगला अंकल, और उन्होंने मुझे रोक के बोला कि गुरुजी कहते ने जुतियां दे नाल ना अपना दिमाग पार रख के आया करो, पर टीचर का दिमाग होता है ना, इन्हों थोड़ा ना लॉजिक ज्यादा लगता है, समझाने में टाइम लगता है। सॉरी संगत जी, मुझसे पंजाबी ठीक से बोली नहीं जा रही। उसका पर्पस मीनिंग यही था कि टीचर्स के दिमाग को संभालने के लिए बहुत टाइम लगता है, उनके लॉजिक्स बहुत होते हैं, और गुरुजी हमेशा यही बोलते हैं कि जूतों के साथ अपना दिमाग छोड़ के आया करो। संगत जी मैंने वहां किसी को कुछ नहीं बताया था, किसी से बात नहीं की थी, मेरे हस्बैंड ने किसी से बात नहीं की थी। सिंगला अंकल ने मेरे हस्बैंड को ये मैसेज दिया, एंड बाय प्रोफेशन आई एम टीचर। मुझे नहीं पता पहली बार में गुरुजी ने ये मैसेज क्यों दिया, लेकिन वो उस वक्त भी दिमाग में ये चीज नहीं आई कि गुरुजी मुझे पहचान गए। वापस आए संगत जी, सितंबर का महीना, अगस्त था, सितंबर का महीना आया, मैं अपने मॉम डैड के पास गई हुई थी, वही फिएट लेके अपने हस्बैंड के साथ। इमीडिएटली मेरे पड़ोस में उनकी कोठी जो थी, दूसरी कोठी में उनके बैंक के कलीग रहते थे जिनका ट्रांसफर हो गया था, और उन दिनों में ये मारुति नई नई आई थी, 4-5 साल हुए थे, एंड माय ड्रीम वाज कि मैंने व्हाइट मारुति लेनी है, जब भी लेनी है 800। और डैडी ने सीधा बोला कि साथ वाले जा रहे हैं और ये अपनी गाड़ी अभी रिसेंटली नई ली है, इन्होंने सेल ऑफ करना चाहते हैं, तुम लोगे क्या? संगत जी मैंने कुछ नहीं मांगा था, अगस्त में मत्था टेकते वो बोला था गुरुजी फिएट मैं लाऊंगी नहीं, उनको नहीं बोला था। उस टाइम में मेरे मन से अपने आप आवाज उठी थी, मैंने डिमांड नहीं की थी, कोई अरदास भी नहीं की थी, फिएट मैं नहीं लाऊंगी, और इतना रेंट दे के महीने में कितनी बार मैं आ सकती हूँ आपके पास। अब उनको बुलाना था संगत जी, उसी वक्त वो फिएट वहीं छोड़ी, मारुति में वापस आ गए। कोई मांग नहीं है, कोई सपना नहीं है, कोई कन्वर्सेशन नहीं है, बट हर पल हर मिनट हर वक्त साथ है। ये तो छोटी छोटी स्टूपिड सी चीजें थी जो बातें करते थे, सुनते थे और सुनाते थे, बट संगत जी और बहुत सी स्टूपिड चीजें थी जो मांगते गए और धीरे धीरे समझ आती गई, थोड़ा थोड़ा इस रास्ते पे बढ़ते गए। और आपको मैं बता रही हूँ एक सत्संग, ये है ईयर मुझे याद नहीं है, बट एक बार आधी रात को मेरी नींद खुली और बहुत रेस्टलेसनेस और बेचैनी हो रही थी। उन दिनों में मेरे बेटे की फ्रेंड की किसी की कोई बहन की शादी थी या किसी की कजन की शादी थी, वो लोग पंजाब साइड गए हुए थे। तो रात को बच्चों ने बोला था हम 10-11 बजे निकलेंगे, 2-2:30 बजे तक आ जाएंगे वापस और घर आके सोएंगे। देन इन्होंने फोन किया 11-12 बजे कि नहीं मम्मा हम यहीं स्टे कर रहे हैं सारा ग्रुप,
कि रात को जर्नी नहीं निकलेंगे, हम सुबह सुबह 5 बजे निकल के आएंगे। तो जैसे पेरेंट्स करते हैं, हम लोग सो गए कि चलो बच्चे अब वहां पे हैं, होटल्स में आराम से सो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और वरना बेचैनी होती है, कितना भी हम कहें कि बच्चे आ रहे हैं, रोड पे हैं, तो एक वेट होती है एज अ पेरेंट। तो उस वक्त हम सो गए कि चलो वो होटल में है, बाहर सड़क पे नहीं है। संगत जी, रात को 2-2:30 बजे मेरी नींद टूटी और मुझे इतनी रेस्टलेसनेस हो, बेचैनी हो, मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। अंदर से एकदम आवाज आई कि जब कुछ नहीं समझ आता तो तू बैठ के मंत्र जाप कर ले, और क्या कर सकती। संगत जी, मैं मंत्र जाप करती रही, मंत्र जाप करते करते अपने आप ही नींद आ गई। बच्चे रात को उसके बाद 2:30-3 बजे, मतलब कि मेरी नींद 2-2:30 बजे के करीब खुली होगी, 3:30-4 बजे बेल हुई और बच्चे घर आ गए। आके बोला कि हमें लगा रात को लेट हो जाएंगे, अभी निकलते हैं, सुबह घर जाके आराम से सोएंगे। संगत जी, मुझे उसको कुछ भी स्ट्राइक नहीं किया, वो भी सो गए, मैं फिर से सो गई। थोड़े दिनों बाद मेरे बेटे ने मुझे बताया कि मम्मा, जब हम वहां से निकले थे ना, आज तो हमें एक तरह से नई लाइफ मिली है। सामने जो ट्रक आ रहे थे और जो गाड़ी आ रही थी, एक बाल के डिस्टेंस से, मिलीमीटर के डिस्टेंस से हमारी पूरी, यू कैन से, कि टक्कर हो जाती गाड़ी की। कैसे बच्चे हैं हमें नहीं पता। ये होते हैं गुरुजी संगत जी, उन्हें आपके कर्म को कटवाना होता है। आप अनजान होते हो, नादान होते हो, बट उन्होंने आपको अपनी शरण में लिया है। आपका ध्यान, आप सो जाओ तो भी वो आपका ध्यान रखते हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे रात को जगाया और बिठाया और बोला मंत्र जाप करो। अभी थोड़े दिन पहले आंटी का सत्संग आ रहा था कि कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मंत्र जाप करो। मंत्र जाप हमेशा आपके हर दर्द को, हर दुख को कम करेगा, आपके हर कर्म को काटेगा। और हम इतने अज्ञानी हैं, आराम से बैठे हैं, इतना ध्यान नहीं रखते कि गुरु ने हमें अपनी शरण में लिया है। सोते रहते हैं, मस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, अपने रिश्तों में, मोह में डूबे रहते हैं। बट हमारा गुरु हमें बार बार जगाता है, झिंझोड़ता है, उठाता है और याद दिलाता है कि अपना कर्म काटो। 90% मैंने ले लिया है, 10% तो तुम काटो। तो इसलिए संगत जी, मैं यही कहूंगी कि गुरु जी तो हमें हमेशा याद दिलाते हैं, लेकिन हमें भी थोड़ा सा याद रखना है। जर्नी डिफिकल्ट है, हम सचमुच नादान है, मूर्ख है, लेकिन बस यही गुरु जी से प्रेयर है, अपनी शरण में लिया है, अपना हाथ सर पे रखा है, तो हमें अपने लायक बनाए रखना और आगे बढ़ाए रखना। संगत जी, एक और सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ। ये थोड़ा अलग सा है, थोड़ा सा क्यूट है, थोड़ा सा प्यारा सा है, थोड़ा सा दोस्ती वाला है। क्योंकि गुरुजी तो मेरे लिए माता पिता भी हैं, भाई बहन भी हैं। हम उनके पैर भी छूते हैं, हम उनका माथा भी चूमते हैं, हम उनको राखी भी बांधते हैं, हम उनसे ब्लेसिंग्स भी लेते हैं। हमारे वो दोस्त भी हैं। आई थिंक इससे बड़ा दोस्त कोई और हो ही नहीं सकता, जब तुम्हारा हर शेयर, दुख, दर्द वो शेयर करे। तो यही दोस्ती की बात है। कई बार हमने ये संगत में, पूरे वर्ड्स मुझे ध्यान नहीं आ रहे, कि जिससे वो सेवा करवाना चाहते हैं और जब जब वो सेवा करवाना चाहते हैं, अपने आप रास्ता बनाते हैं। संगत जी, ये अभी रीसेंट बात है, 5-7 साल पहले तक, 2 साल तो कोरोना में काउंट ही नहीं होते, कहाँ गए। पहले दिवाली वाले दिन हम लोग कभी भी चले जाते थे और दिया जला के आ जाते थे, सुबह से ही वहां पे दरबार खुला होता था। लेकिन 5-6 साल पहले हमें नहीं था पता, मेरा बेटा आया हुआ था बाहर से, तो उस वक्त एक ही गाड़ी थी, तो उसने, क्योंकि वो बाहर था तो हमें जरूरत नहीं थी दूसरी गाड़ी की, तो उसने बोला था पापा, हम, मुझे शाम को कहीं जाना है, आपने बड़े मंदिर जाना है, तो आप अभी हो आओ। हमने बोला ठीक है, हम लंच खा के चले जाते हैं, 5-6 बजे तक वापस आ जाते हैं, और तू फिर गाड़ी लेके फ्रेंड्स के साथ चला जाइए पूजा करके। संगत जी, अभी भी नादान थे। अभी एक किसी उसमें मैंने गुरुजी की किसी उसमें पढ़ा था, बुक में या सत्संग में, किसी अंकल आंटी के, गुरुजी यही बोलते थे कि सब तो अपने घरों में दिवाली मनाते हैं, मेरे पास तो बहुत कम लोग दिवाली मनाने आते हैं। नहीं थी समझ तब तक, यही था दिमाग में कि मुझे वापस आके पूजा करनी है, लक्ष्मी पूजा करनी है दिवाली की,
और दूसरा था संगत जी कि मेरे को मेन डोर पे फ्रेश फ्लावर लगाने थे अपने घर के। वो 2 काम मेरे रह गए थे। और मेरा शुरू से था, बचपन से ये सीखा था कि दिवाली पूजा के टाइम आप नए कपड़े पहनते हो, फ्रेश कपड़े पहनते हो। कितने नादान हैं हम लोग। मुझे लगा कि पहले गुरुजी के पास जाऊंगी और बड़े मंदिर से वापस आके मैं अपने नए कपड़े पहनूंगी। और वो व्हाइट ड्रेस थी और मेरे माइंड में ये था खराब हो जाएगी नहीं तो। ये नहीं समझ आया गुरुओं का गुरु, ईश्वर का ईश्वर, महाशिव, वहां पे जाके कपड़े खराब होंगे और लक्ष्मी पूजा में ठीक हो जाएंगे। सॉरी गुरुजी, नादान है, नादान थे, नादान रहेंगे। आप बख्शनहार हैं, आप माफ करते हैं, आप माफ करते रहेंगे। तो संगत जी, मेरे मन में वही 2 कसक थी कि नरेश फ्रेश फ्लावर नहीं मिले। फिर मैंने कहा चलो गुरुजी के मंदिर जाएंगे बड़े, तो वहां रास्ते में आता है एक जगह, वहां पे फ्लावर बड़े फ्रेश मिल जाते हैं। वापसी में हम घर के दरवाजे के लिए वो लेते आएंगे। लक्ष्मी पूजा से पहले आरती फ्लावर लगा दूंगी और नया सूट पहन लूंगी। देन आई थॉट काफी लेट हो गई हूँ, मैं ये वाला सूट अभी पहन लेती हूँ। ड्रेस मैंने पहन ली, काफी लंबी व्हाइट ड्रेस थी अनारकली टाइप। मुझे लग रहा था खराब ना हो जाए। संगत जी, पूरे रास्ते गाड़ी में जब हम गए हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं मन में ये था कि एक तो मेरी ड्रेस खराब नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी पूजा में साफ ड्रेस पहननी है। दूसरा था मेरे घर की, माइंड करिएगा संगत जी, मेरे घर की, मैं छूटा नहीं था अभी, मेरे घर के दरवाजे पे फ्रेश शाल रखने हैं। वो सुनते हैं, मिले ना मिले, हम देखें ना देखें, वो हर वक्त हमें देखते हैं, हर वक्त हमें सुनते हैं और हमारे बचपने को मुस्कुरा कर देखते हैं, माफ करते हैं और कई बार हमारी नादानियों में खुद भी शामिल होते हैं और हंसते हैं। जैसे एक माँ एक बालक को देखती है बदमाशी करते हुए, नादानी करते हुए। तो संगत जी, उस दिन गुरुजी भी मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही हम बड़े मंदिर पहुंचे, पता चला आज दिवाली के लिए शाम को दर्शन शुरू होंगे 5 बजे। मेरे को तो बहुत अजीब लगा कि हम पिछले साल तक तो यहाँ आए थे, आपने हमें बताया नहीं, कोई मैसेज नहीं था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, उन्होंने बोला अच्छा आप बाहर सामने जो शिव मूर्ति है गणपति के सामने मत्था टेक लीजिए, बाकी दरबार में आप अंदर नहीं जा सकते और कैंडल्स आप यहाँ रख जाइए, बाद में जल जाएंगे। संगत जी, थोड़ा सा सैड हो गई मैं कि अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। और मैंने कहा चलो मत्था टेकते हैं, और घर तो पहुंचना ही था। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो बुलाते हैं और हम ना समझ ये भी नहीं मानते कि उन्होंने हमें ओब्लाइज किया है, हमें ब्लेस किया है। इतने में एक अंकल ने मुझे बोला, ये समाधि के पास वाला जो एरिया, तब ये ओपन एरिया था, वहां पे इन्होंने ये बोला कि आंटी आप सेवा करोगे क्या? कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स। और मैं अपने हस्बैंड की तरफ देख रही हूँ, सेवा करोगे? मैंने कहा कितनी देर होगी अंकल? पहला क्वेश्चन, नेगोशिएशन, बार्गेनिंग। अंकल ने बोला आंटी करनी है तो 2.5-3 घंटे तो करनी पड़ेगी। मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, मैं कहा नरेश सुनो ये क्या कह रहे हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बोला था, ये तो फटाफट से हाँ ठीक है करेंगे अंकल, कोई बात नहीं। और मेरे माइंड में था कि मुझे घर जाना है और फूल खरीदने हैं, पूजा करनी है, बच्चे को गाड़ी देनी है, उसको आगे जाना है। जैसे गुरुजी बोलते थे, आंटियां सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचती रहती हैं। उन्होंने बोला हाँ ठीक है करेंगे। अंकल ने बोला ठीक है, पीछे से दरबार के पार्किंग के पीछे से जाइए, पीछे के दरवाजे से मगू आंटी होंगी, उन्हें बोलना आपको वो सेवा दे देंगी। हम दोनों अंदर गए। संगत जी, अंदर जाते ही आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे 2 ही क्वेश्चन थे। एक था कि मेरा सूट खराब नहीं होना चाहिए, दूसरा था मेरे माइंड में जो पैनिक कर रहा था कि मेरे घर के दरवाजे को मैंने डेकोरेट करना है आज के दिन, दिवाली के दिन, क्योंकि लक्ष्मी माँ आएंगी। संगत जी, अंदर जाते ही पहली चीज जो आंटी ने मुझे बोली, बड़ा सा मुझे नैपकिन पकड़ाया और बोला जहां पे शिव जी की मूर्ति रखी है वो बाहर थी, गुरुजी का स्वरूप भी बाहर था, वहां पे एरिया में थर्मोकोल से कुछ कटिंग हो रही थी तो उसकी बॉल्स बिखरी हुई थी। आंटी ने बोला श्वेता आंटी जाओ और ये सारी सफाई कर। एंड संगत जी, हम सब जानते हैं थर्मोकोल की छोटी छोटी कटिंग के बाद जो बॉल्स गिरती हैं, अगर आप उसको समेटते हैं तो वो और बिखरती। वो पहली चीज, बॉल्स इधर उधर बिखर रही हैं, मैं उन्हें उठा रही हूँ, पूरा सूट नीचे घूम रहा है। पहला मान गुरुजी ने किया खत्म।
कि तुझे सूट की नहीं मेरी सेवा का ध्यान रखना है। अगर इस सूट से भी तूने सफाई कर दी है मेरे दरबार की तो इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं है। धीरे धीरे समझ आता है, धीरे धीरे हम बड़े हो रहे हैं गुरुजी, गलतियां कर रहे हैं, माफी कर दीजिएगा। दूसरी चीज संगत जी, उसके बाद आंटी ने बोला अब जाओ तुम लंगर प्रसाद करो। लंगर में लेके आए हम वापस। आंटी ने आते ही बोला संगत जी, जो गुरुजी के आसन के सामने बहुत बड़ा थर्मोकोल का वो बना हुआ था, फ्रेम बना हुआ था। आंटी ने वहां पे उस फ्रेम के आगे बोला इस पर आप फ्लावर लगाओ। संगत जी फ्लावर लगाओ, पिंस दिए और फ्लावर दिए कि इस पर आप स्टिक करिए। कहा तो मैं अपने छोटे से घर का दरवाजा सजा रही थी, कहा गुरु ने मुझे अपने दरबार का दरवाजा सजाने के लिए फूल दे दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बाद में आपको समझाती हैं कि आपका गुरु आपके हर बचपने को, हर नादानी को देखता है, मुस्कुराता है और आपकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करता है। संगत जी, ये छोटी छोटी इच्छाएं हैं, छोटी छोटी भावनाएं हैं, पूरी होती हैं, चलती रहेगी जर्नी ऐसे ही। बट कई बार सत्संग में मैंने ये सुना है, लोग बोलते हैं कि मिरेकल्स करते हैं गुरुजी, मिरेकल्स करते हैं। और गुरुजी हमेशा यही बोलते थे, मैं चमत्कार नहीं करने आया यहाँ पे, तुम लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए मुझे ये करना पड़ता है। और गुरुजी बिल्कुल सच बोलते थे, सही बोलते थे, सॉरी गुरुजी, बिल्कुल सही बोलते थे कि तुम लोग को मैं जो एक्चुअल चीज देने आया हूँ वो तुम्हें नहीं मांगनी आई। और अभी तक उसकी समझ नहीं आई है, क्योंकि यही नहीं समझ आया मुक्ति की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम मुक्ति क्या मांगे। गुरुजी प्लीज आप हमें गाइड करिएगा कि उस रास्ते तक हम पहुंच पाए और आपकी रजा में ही अपनी रजा कर पाए। तो संगत जी, गुरुजी के यही होते थे कि कई बार कई लोग बोलते थे कि हम गुरुजी से कनेक्ट हुए हैं, हमारी लाइफ में कोई मिरेकल नहीं हुआ है। संगत जी, मेरा हमेशा अंदर से यही जवाब आया है कि अगर आज के कलयुग में, अगर हम इस 1.5 साल को छोड़ दें जिसमें कोरोना ने तो कलयुग को भी बहुत बड़ा कर दिया, अदरवाइज भी अगर आज के कलयुग में हम एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, छोटे छोटे अप एंड डाउन के साथ, और कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो इससे बड़ा मिरेकल हमारी लाइफ में क्या हो सकता है? आप खुद सोच के बताइए। क्या हम तब अपने गुरु पे विश्वास करें या अपने सपोर्टर पे विश्वास करें जब पहले हमें वो पुश करके गिराए और फिर ऊपर उठाए? ना वो हमें गिरने दे रहा है, ना हमें बहुत ऊपर उठा रहा है, हल्के हल्के अप डाउन करके हमारी जर्नी को चला रहा है। इससे बड़ा मिरेकल, इससे बड़ी ब्लेसिंग मुझे मेरी छोटी सी समझ में तो यही आता है, और कुछ हो ही नहीं सकता है। संगत जी, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, छोटे छोटे चलते भी रहे, बट जैसा कि गुरुजी ने बोला था, हमें नहीं पता हम कितनी बड़ी गठरी लेके आए हैं, कितने बड़े पाप करके आए हैं। कई बार हमें लगता है कि उसने लेट ज्वाइन किया, उसने पहले ज्वाइन किया और मेरे को बाद में हुआ और मुझे कम रिटर्न मिल रहे हैं। हमें नहीं पता हमारे ऊपर कितना लोन है। ईएमआई का अमाउंट हमारा उसी तरह से होगा, जितना कर्जा है उसको हमें काटना है। बट अब धीरे धीरे गुरुजी ये समझ दे रहे हैं कि ये हमारा हिस्सा है, हमें इसको पूरा करना है और खत्म करना है। तो जब हमें खुद पता चल जाता है कि ये हमारा अपना कर्ज है और हमें चुकाना है और हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद लाइफ काफी स्मूथ हो जाती है। दर्द भी होते हैं, बेचैनी भी होती है, उठते भी हैं, गिरते भी हैं, बट एक विश्वास के साथ, सिर्फ एक विश्वास के साथ कि तू है, हमारे आसपास है, हमारे साथ है, हमेशा साथ है। सोते हुए, जागते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, हंसते हुए, रोते हुए, हमेशा वो हमारे साथ है। और संगत जी, सबसे बड़ा मान हम सब के लिए ये है कि हम उनकी चॉइस हैं। गुरुजी यही बोला करते थे, भाई चमन दास की एक वाणी में भी उन्होंने बोला था कि इस वक्त हम सत्संग में बैठे हैं,
हमसे ज्यादा लकी, हमसे ज्यादा ब्लेस्ड कोई और नहीं है। कितने लोग हैं जो इस वक्त भी हॉस्पिटल में हैं, कितने लोग हैं जो इस वक्त दर्द में हैं, कितने लोग हैं जो इस वक्त परेशान हैं। हम उन सब के लिए प्रेयर करेंगे, लेकिन शुक्राना करेंगे अपने गुरु को कि उसने अपने दरबार में हमें बैठने की जगह दी है और अपने साथ हमें बिठाया है। और अंकल कर सकती हूँ कुछ और शेयर? जी आंटी, बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक छोटा सा सत्संग संगत जी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि मेरी बेवकूफियों को गुरुजी तो हमेशा ही ब्लेस कर देते हैं और हम सब इसको समझेंगे और हम सब जिस जर्नी पर हैं ये सीखेंगे कि हम गलतियां करके ही अपने गुरु के दर की तरफ बढ़ रहे हैं। संगत जी, मुझे नहीं पता क्या था, जब लोग बीच में शुरू हुआ सत्संग करना तो मेरे को भी एक दो जगह बुलाया गया। पहले तो मैं जा नहीं पाई, फिर धीरे धीरे वहां भी दरबार में मैंने जाना शुरू किया। तो पहली बार किसी आंटी ने बोला, आंटी खुद सत्संग शेयर करो। एंड सच है ये संगत जी कि मेरा प्रोफेशन टीचिंग का है, पब्लिक स्पीकिंग में भी मैं थी, बट पहली बार जब मैंने गुरुजी के बारे में बोलना शुरू किया, बिल्कुल वही हाल था जो एक डरे हुए बच्चे का होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी के बारे में मैं क्या बोलूं, मेरी क्या औकात है मैं उनके बारे में बोलूं। बट यही आज्ञा मिली कि जो तेरे पे बीता, जो तूने सीखा, वो संगत के साथ शेयर कर दो। तो वही चीज आज भी पहली बार मैंने जब किया, मैंने विक्रम अंकल को यही बोला, विक्रम अंकल एक अनजाना सा बेचैनी है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, बट दरबार में बैठे हैं, गुरुजी बुलवा रहे हैं। तो वही मैं चीज बोल रही हूँ कि संगत जी काफी सत्संग में मैं जाने लगी और गुरुजी की कृपा से जो भी मैं शेयर करती थी संगत को कहीं ना कहीं आंसर मिलता था। जैसा कि हमेशा एम्पायर एस्टेट में भी यही कहा गया था कि गुरुजी जब खड़ा करते थे सत्संग करने के लिए तो वो किसी ना किसी संगत के लिए आंसर होता था उसका। तो काफी जगह से मुझे ये रिस्पॉन्स मिला कि आंटी आपने जो बोला वो हमें आंसर चाहिए था, हमारा क्वेश्चन था। तो थोड़े दिन संगत जी, माफी गुरु जी, सॉरी गुरु जी, थोड़े दिन लगातार ये हुआ संगत जी कि साल भर तक काफी जगह पर सत्संग हुआ और मेरे को बोलने के लिए कहा गया, शेयर करने के लिए कहा गया। तो महीने में 3-4 बार मैं शेयर करने लगी। मैं वर्किंग भी थी, फिजिकली थोड़ी सी फ्रेजाइल हूँ, ज्यादा है एक्टिव नहीं हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो मैं थक जाती थी फिर। तो मैं थोड़ा सा सत्संग को कम करने लगी कि मैं नहीं जा पाऊंगी। तो एक बार क्या हुआ संगत जी कि एक आंटी जिनके घर मैंने 2-3 बार सत्संग शेयर किया था उनके सत्संग में, उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि आंटी आपको ना एक जगह सत्संग करना है और वो किसी मंदिर में हो रहा है और सैटरडे को वहां करना है और संडे को एक जगह और करना है। संगत जी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ख्याल आया कि व्हाट्स गोइंग ऑन, ये हो क्या रहा है, कि मैं कहीं सिस्टर शिवानी तो नहीं बन रही कि हर हफ्ते एक फोन आ जाता है कि यहाँ शेयर कर दो, यहाँ शेयर कर दो। तो मुझे एकदम से आवाज आई अंदर से कि नहीं गुरुजी मैं कोई ऐसी नहीं बनूंगी व्हाइट साड़ी पहन के सिस्टर शिवानी। बड़ी ईमानदारी से संगत जी बता रही हूँ जो इस पापी मन में भाव आए थे। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने आंटी को बोला, आंटी ने बोला 12 से 2 का संगत सत्संग है। मैंने कहा आंटी नहीं, मैंने अभी तक नाइट हुई भी नहीं और कल मेरे को अपना पेपर तैयार करना है, परसों पेपर देना है, काफी टाइम लगेगा, मेरे पास टाइम नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से लगा कि कहीं कुछ अलग हो रहा है जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, या पता नहीं समझ नहीं आ रहा था, अभी तक मैं उस भाव को नहीं समझी। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, आंटी ने 3-4 बार फोन किया, मैं नाम नहीं लूंगी उन आंटी का, मैंने संडे के लिए भी टाल दिया, सैटरडे के लिए भी टाल दिया। ये था दिसंबर का महीना। उसके बाद जनवरी में मैं भूल गई, जनवरी में मैं गई सत्संग पे, जिनके घर जाते थे और हमेशा वो मुझसे सत्संग करवाते थे। उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा नहीं मेरे अंदर से कोई आवाज ही नहीं आ रही है। जनवरी निकला, फरवरी निकला, गई मैं सत्संग पे, लेकिन एक भी सत्संग मैंने शेयर नहीं किया, कभी किसी ने मुझे बोला नहीं
क्या कभी मेरे अंदर से आवाज नहीं आई और मैंने ये बोल दिया मेरे को इस वक्त अंदर से कोई फील नहीं आ रहा है, मैं नहीं शेयर कर पाऊंगी। मार्च आते आते मुझे लगा कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई गुरुजी, कहीं कोई बचपना तो नहीं हो गया। बेचैनी होने लगी कि मैंने कुछ गलती की है गुरुजी, समझ नहीं आ रही है। और वो तो ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे, अपने स्वरूप में बैठे हुए हंस रहे थे कि कितनी नादानियां करती हूँ मैं। अल्टीमेटली संगत जी, थोड़े दिन बाद मुझे रियलाइज हुआ, यस तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। सत्संग शेयर करना कोई सिस्टर शिवानी बनना या वो नहीं है कि तुम कुछ अलग चीज कर रही हो, कि जो चीज सोशली तुम्हें सिर्फ स्पिरिचुअली ले जाएगी और अलग का, क्योंकि उन दिनों में थोड़ा सा ये गुरु और स्पीकर्स के बारे में काफी कुछ न्यूज़पेपर में उल्टा सीधा भी आ रहा था, तो शायद वो चीज हावी हो गई मेरे पे। संगत जी, मैंने गुरुजी से लिटरली माफी मांगी संगत जी, और बोला गुरुजी मुझे माफ करो, मैं नहीं चाहती कि मैं बोलूं या कहीं पे सत्संग करूं या कोई भी क्रेडिट लूं कि मैं शेयर कर रही हूँ, बट मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि आपका गुणगान करने का हक मेरा मत छीनिए। जहां भी किसी संगत की सेवा करनी हो, उसके किसी क्वेश्चन का आंसर देना हो, तो आप प्लीज मुझे ब्लेस करिए। संगत जी, अब दिन रात मेरे मंत्र जाप के साथ मेरी ये प्रेयर चलती थी। एंड संगत जी, उसके बाद सेकंड सैटरडे को एक अंकल के घर सत्संग होता था। उनके घर एक बार मैंने सत्संग किया था। उनके यहाँ उतना ही सख्त डिसिप्लिन होता है जितना के एम्पायर एस्टेट में होता था। कोई अपनी मर्जी से सीट बदलना है, कुछ करना है, सेवा करना है, नहीं कर सकता था। और वहां मैं एक बार सत्संग शेयर कर चुकी थी, बट उस दिन वो अंकल आए और आकर के मुझे अंकल बोलते हैं, आंटी सुना है आप गुरुजी का गुणगान करते हो, तो आज आप गुणगान करोगे हमारे सत्संग में। अंकल, गुरुजी, आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मेरी आवाज चोक हो गई कि मेरी ये अरदास मान ली गई थी, गुरुजी ने मुझे माफ कर दिया था। मेरे में मैं नहीं आई थी। मैंने तब भी गुरुजी को यही बोला था, अब भी यही बोल रही हूँ, मेरे में मैं नहीं आई थी, बट मेरे में कुछ बेचैनी आई थी। गुरु को ये भी पता है कि अगर मेरे रास्ते पे चलते हुए तू बेचैन होते तो ठीक है, संभाल लो खुद को, टेक योर टाइम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा था। सत्संग में मुझे इनवाइट किया गया था, मंदिर में मैं जाती थी, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाती थी। वो उन्होंने मुझे रोका था क्योंकि मैंने मांगा था उनसे। उन्होंने मेरे को अपने आप नहीं कहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उस चीज के लिए, अज्ञानता के लिए स्वीकार किया और मैं तैयार हो गई अपने गुरु का गुणगान करने के लिए, प्योर हो गई, तो गुरु ने मुझे वो हक फिर से दिया और अपनी शरण में लिया। और वहां पे उस दिन वही हाल मेरा हुआ था। माइक पकड़ते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों में से आंसू आ रहे थे, और यही हो रहा था, गुरुजी शुक्राना कि आपने माफ किया, शुक्राना कि आप हमारी इतनी बेवकूफियों को देखते हो, समझते हो, लेकिन जैसे एक सेल्फिश बच्चा सारा दिन खेलता है, मस्ती मारता है, बिल्कुल माँ बाप की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता, लेकिन भूख लगने पर, डर होने पर वो ही माँ बाप उसे याद आते हैं। ऐसे ही हम हैं, नाशुक्रे हैं गुरुजी, नादान हैं, लेकिन आपके बच्चे हैं। आप ऐसे ही हमें माफ करते रहिए और ये करिए, इस तरह से ब्लेस करिए कि धीरे धीरे हम आपके समझदार बच्चों की कैटेगरी में आ जाएं। आपके नादान बच्चों से थोड़ा सा ऊपर करिए हमें गुरुजी, और अपनी शरण में लीजिए। हम आपकी चॉइस हैं, तो आपकी चॉइस अच्छी चॉइस बने, इसके लिए आप हमें ब्लेस करते रहिए। एक सेंटेंस और याद आता है गुरुजी का, जो बजाज अंकल की बुक में भी लिखा हुआ है कि गुरुजी कई बार बोलते थे, तुसी मैनू कीड़े मकोड़ों वांगू लगदे हो। सॉरी अगर मेरी पंजाबी बहुत गलत हो, तो उसमें यही होता था कि गुरुजी ने एक दो बार ये बोला था बेचैन होके कि तुम सब मुझे कीड़े मकोड़ों की तरह लगते हो। सच में गुरुजी, हम उतने ही गंदे हैं, उतने ही बुरे हैं, इतना आपका ब्लेस किया हुआ सब कुछ है हमारे पास कि शुक्राना करने के लिए भी वर्ड्स नहीं है।
इतना समेट रहे हैं हम अपनी झोली में, लेकिन समर्पण के लिए अभी भी हमारी मैं और ईगो आ जाती है, कई बार उठ जाती है। यही वो चीज है जो पहले दिन से आप हमें बोलते हैं कि छोड़ के आओ, बाहर छोड़ के आओ। तो गुरुजी, आपने अपनी शरण में लिया है, आपने हमें बख्शा है, तो अब इतनी ताकत भी बख्शिए, इतनी हिम्मत भी बख्शिए, इतनी सद्बुद्धि भी बख्शिए कि हम अपनी इस मैं को छोड़ दें। नरेंद्र अंकल के सत्संग में हमेशा ये बोला होता है, उनकी बात सबसे बड़ी मुझे ये याद आती है। वो बोला करते हैं, हमेशा बोलते हैं कि गुरुजी बोलते थे, पहली 8 पौड़ियां तो मैं चढ़ा देता हूँ तुम्हें, आखिरी पौड़ी ना तुम्हारी मैं की पौड़ी होती है। उस पौड़ी पे आके ना मैं नीचे की सारी पौड़ियां तुम्हारी छीन लेता हूँ, गिरा देता हूँ, और अब तुम लटकते हो अपनी मैं में। प्लीज गुरुजी, इस मैं को खत्म करवाइए, अपनी अनजान ताकत, अपनी अनजान शक्ति से बांधिए, और इस सीढ़ी से हम सबको अपनी तरफ आगे बढ़ाइए, अपने रास्ते पे चलाइए, अपनी शरण में लीजिए, और अपनी सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अंकल, शुक्राना गुरुजी के दरबार का, शुक्राना संगत का। सब पर मेहर बनाए रखिए, सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।